कि ऐसी फिल्मों की भरमार है जो पुलिस का क्रूर चेहरा दिखाती है। तो अच्छे से अच्छा कड़ा मुलजिम समझावन और बुझावन की खुराक पाने के बाद क्या आपने मोहनलाल की हत्या की और इतना कूट देंगे? क्या मोहनलाल की हत्या नहीं की? जो प्लॉट पसंद आ गया वो हमारा, धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये ठेके पर हत्या करना, ठेके पर जबरन धन वसूलना यानी एक्सटॉर्शन, इलेक्शन में बूथ रिगिंग करना, बूथ कैप्चरिंग करवाना, जबरदस्ती ठेके ले लेना। बदमाश को आपको दबोच लेना है जैसे कि शेर दबोचता है। पहली चीज बुलडोजर के ऊपर और दूसरी एनकाउंटर के ऊपर। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में ऊपर से सबसे ऊपर है। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और आज का ये खास प्रोग्राम खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। हम पुलिस को देखते हैं, कभी सम्मान की बात भी सामने आती है और कभी डर की बात भी सामने आती है, लेकिन पुलिस का वो चेहरा जो कभी ना कभी हमसे ओझल रहता है, उस पर भी बात करने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ आज हमारे गेस्ट रूम में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि एक्स डीजीपी हैं, साथ ही रिटायर्ड आईपीएस हैं और NIU यानी कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। हमारे साथ मौजूद। सर, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बड़ी कृपा की कि आपने दर्शन दिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपको होस्ट करने का हमें मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा सर, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप एक्स डीजीपी रहे हैं और आईपीएस रहे हैं, तो जो पुलिस का एक वो चेहरा जो जनता को डराता है, जनता डरती है पुलिस से? मैं अगर ये कह दूं कि नहीं डरती है तो वो सफ़ेद झूठ होगा, क्योंकि जनता डरती है। और यहाँ तक जनता ही नहीं, जो लोग पुलिस विभाग में रहे हैं, जब अवकाश प्राप्त करते हैं तो कदाचित वो भी उनके मन में कुछ उभयधर्मिता, कुछ संशय, कुछ असमंजस की स्थिति रहती है कि थाने जाएं या न जाएं। और इसके पीछे के जो कारण है कि 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था और जो पुलिस का पुनर्गठन वो 1857 की क्रांति के बाद, तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसा दमनकारी बल बनाया जाए। उन्होंने अपने तो पुलिस बल को, जो बॉबी था, उसको विश्व का सर्वोत्तम मित्र, सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में देख दी, उसको कोई हथियार नहीं दिया। और भारत की पुलिस को जो उन्होंने अपनी सेना को हथियार दिया था, वो सारे हथियार भारतीय पुलिस को भी दिए। अच्छा। यहाँ तक कि ये कहा जाता था, यहाँ तक जब मैं सर्विस में आया, कि अच्छा पुलिस अधिकारी कौन, जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो। यानी दमन की पराकाष्ठा पे समझ सकते हैं कि अगर आप सरल हैं, सहृदय हैं, मानवता से ओतप्रोत हैं, तो कदाचित आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी होने की आपके अंदर मौलिक जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके अंदर नहीं है। लेकिन कालांतर में इसको झुटलाया गया, क्योंकि वो सामंती पुलिस थी। आज लोकतंत्र और एक स्वतंत्र भारत की, जागे हुए देश की पुलिस है, वो सेवक पहले होने चाहिए, रक्षक होनी चाहिए, और बाद में अगर कोई उसकी ऐसी कोई चीज़ है जो कि राजसिक है, मैं तामसिक तब भी नहीं कहूँगा, अगर बल प्रयोग होता है तो वो कानून की परिधि में रहते हुए। और जो मारपीट की घटनाएं आई, जो हमारी फिल्मों ने जो कसर थी वो पूरी कर दी, जो इस तरीके की फिल्में आपकी बना करके, जिसमें पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखा करके, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म मैं तो फिल्में देखता नहीं, लेकिन सुना है कि ऐसी फिल्मों की भरमार है जो पुलिस का क्रूर चेहरा दिखाती है। और ऐसी फिल्में शायद ही कोई जिसकी बहुत मानवीय चेहरा दिखाती हों। तो एक तो ये है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, दूसरे 1861 का जो एक इकोसिस्टम बन गया, एक मॉडल बन गया, जब संग बुनियाद ही टेढ़ी हो गई तो उसके ऊपर जो इमारत भी खड़ी होगी वो भी टेढ़ी मेढ़ी ही खड़ी होगी। लेकिन हम फिल्मों को तो हमारे समाज का आईना मानते हैं, तो जो फिल्में दिखा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की ही एक प्रतिबिंब उस पर पड़ी हुई होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्में प्रतिबिंबित करती हैं। ये बताया जाता है, हालांकि मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला, कि थानों में पहले ये कहते थे कि आप जब थाने जाएंगे या कोई भी आदमी आता है तो लोग कहते हैं कि साहब इससे आप सरल बैठा करके सामान्य शिष्टाचार से पूछताछ करेंगे तो अपराध का अनावरण नहीं होगा। तो अनावरण कैसे होगा? साहब जरा इससे सख्ती कीजिए। तो सख्ती कैसे की जाती है? लोग बताते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं फिर कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हर थाने में, नॉर्थ इंडिया के, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, और बताया जाता है पंजाब में तो खैर पुरस्कार विजेता हैं। समझावन और बुझावन दो टूल हुआ करते थे। समझावन होता था लाठी जिस पे लिखा जाता था समझावन, और एक चमड़े का पट्टा होता था जो मुंशी के लिए बुझावन।
और उसको ये कहते थे, जब उसका सदुपयोग वो अपराधियों के ऊपर करते थे, सदुपयोग तो वो कहते थे, लेकिन मैं उसका दुरुपयोग जब करते थे तो अच्छे से अच्छा कड़ा मुलजिम समझावन और बुझावन की खुराक पाने के बाद अच्छे से अच्छे के जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड या टेप बजने लगता था तो पूरे किस्से निकलने लगते थे। और उसके अलावा टॉर्चर के तमाम ऐसे तौर तरीके इजाद किए गए जिससे कि लोगों के, वो हालांकि अमानवीय है, अवैधानिक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक थाने में सीसीटीवी की व्यवस्था होगी जिससे कि ये कुरीति बंद हो जाए। तो उसकी काट कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि साहब आप समझ नहीं रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर उनके पास है तो हमारे पास भी है। क्या कैमरा के लेंस के ऊपर तौलिया नहीं रखी जा सकती है? या सारे हमारे समझावन बुझावन सीसीटीवी की रेंज में रहेंगे? क्या सारे हमारे जो अमानवीय कृत्य हैं टीवी की सीसीटीवी के लेंस के सामने होंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम पर्दे के पीछे कर लेंगे, हम थाने के बाहर कर लेंगे, हम अपनी कार में कर लेंगे। उनका जहाँ इच्छा शक्ति है तो ये तो हमारे ऊपर है। तो प्रशिक्षण में कहें कि आपको किसी को स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है। मानवाधिकार सर्वोपरि, सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन वचनम किम दृढ़ता, बातें हम 9 लाख की करते हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, और मैं विश्वास नहीं करना चाहूँगा लेकिन बताया ये भी जाता है कि थाना स्तर पे तो छोड़ दीजिए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कभी कदाचित इस प्रकार के मारपीट और 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो ऐसा क्या करें कि लोग उनसे डरें ना, उन पे विश्वास बढ़े उनका? आप अपना काम सुचारू रूप से करें, निष्ठा से करें, सही विवेचना करें, गलत लोगों को लाके अपराधी न बनाएं। जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके मानवाधिकार का संरक्षण करें। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, मानवाधिकार और पुलिस जी, और उसमें यही लिखा था कि जितनी बार भी आप मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, आप न केवल आत्मघात करते हैं, विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, बल्कि एक व्यावसायिक दक्ष प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर जो करता है उसके विपरीत। पहले भी आप अगर ये देखें तो मैंने यही कहा कि सन 95 के पहले खूब इस तरीके के अमानवीय कृत्य होते थे बिल्कुल। और उनका रिजल्ट क्या था? कन्विक्शन रेट 20% भी नहीं। सब जाकर के पक्षद्रोह, यहाँ पर आप कह दीजिए आपने डकैती डाली, हाँ मैंने डाली। आपने माल कहाँ छुपाया? तो मालूम पड़ा कि अपने घर का ही सामान दे दिया, कहाँ ये डकैती का माल है, सिर्फ इसलिए कि आपकी मार और प्रताड़ना से बचने के उद्देश्य से। और जैसे ही उसको मौका मिला, अधिवक्ताओं का संरक्षण मिला, न्यायालय का संरक्षण मिला, उसने जाकर ये साहब हमने मारपीट के डर से अपना इकबालिया बयान दे दिया था, कन्फेशन दे दिया था, जो कि बिल्कुल कोई माने नहीं है। कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं है कि पुलिस अधिकारी के सामने दिया हुआ इकबालिया बयान मान्य नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि आप मारकूट करके आप सब कुछ कबूलवा सकते हैं। कि आप पूछेंगे कि क्या आपने मोहनलाल की हत्या की, और इतना कूट देंगे इसका मोहनलाल की ही हत्या नहीं की, हमने साहब जॉन एफ कैनेडी की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, इंदिरा गांधी। मार कूट के डर से जो चाहिए तो सब का बुलवा लो। बिल्कुल। तो बाद में वो बिल्कुल ताश के घर की तरह भरभरा के गिर पड़ता है। अब आप आते हैं साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन। एसटीएफ ने ऐसा क्या किया? मानवाधिकार हनन की कोई शिकायत नहीं, पुलिस उसका कोई भय नहीं, बल्कि बड़ा सम्मान है। वो एसटीएफ का शुरुआत और गठन मैंने ही किया था, और मैं 4 साल एसटीएफ का आईजी था। आपको किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको इतना दे देती है, सशक्त कर देती है कि आपको उसका मूवमेंट, आरोपी का, उसके कहाँ पे नाइट हॉल्ट थे, क्या मूवमेंट था, यहाँ तक कि उसकी क्या बातचीत थी, अगर आप चाहें तो नियमानुसार उसका भी आप आलेख मिल सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, ये आपको पावर देता है कि आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एविडेंस ऐसे आ गए हैं। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में ये होता है कि अगर कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि एक प्रकार की घटनाएं जैसे रॉबरी, ईव टीजिंग, महिलाओं से छेड़खानी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग अगर हो रही है, तो आप उसकी अगर मैपिंग कर लें और उसका एक पैटर्न देखें तो कंप्यूटर एडेड सिस्टम्स आपको बता सकते हैं कि अगला क्राइम कहाँ होने की संभावना। ये नहीं कि कहाँ होगा, लेकिन उसकी संभावना से अवगत बता दे। पूछताछ जब आपकी होगी, एसटीएफ के हर इंट्रोगेशन चेंबर में सीसीटीवी लगा है, और वहाँ की परंपरा है कोई पुलिस अधिकारी किसी को स्पर्श नहीं करेगा। सारी चीज़ टेक्नोलॉजी। और आप रिजल्ट देखें, सिविल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का परिणाम 30% भी नहीं, और एसटीएफ का परिणाम 90% से ऊपर है।
तो आप समझ सकती हैं कि बिना मानवाधिकार का हनन किए, बिना हमने कानून को तोड़े, अगर 90% मार्क्स आ रहे हैं और सब कुछ तोड़ने के बाद बदनाम भी हो रहे हैं, जनता भैया, जनता तो छोड़ दीजिए, परिवार वाले भी आप पे उतना विश्वास नहीं करते हैं। अगर घर में 4 लड़के हैं जी। एक अधिवक्ता है, एक पुलिस अधिकारी है, एक सैन्य अधिकारी, एक डॉक्टर है, तो ये मान के चलिए कि घर में भी वर्ण व्यवस्था होगी। भाई ये पुलिस अधिकारी है, इनसे ज़रा बच के रहिए, डॉक्टर साहब की ज़्यादा इज्जत होगी, फौजी की ज़्यादा इज्जत होगी। लेकिन क्योंकि मैंने चूंकि ये सब चीज़ें देखा परिवार में, जी जी। अरे भाई ये तो पुलिस अधिकारी हैं, हालांकि मैंने ऐसा कोई काम जानबूझ के अपना नहीं किया कि मेरी बात पर कोई अविश्वास करे या मेरे वक्तव्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, लेकिन जो समाज की अवधारणा है, जो आपने शुरुआत का प्रश्न था, आखिर ये अविश्वास क्यों? लेकिन यही बात एसटीएफ पे लागू नहीं होती है। एसटीएफ जो कर दे उस पर जनता ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि उसने अविश्वास का कोई अवसर जनता को नहीं दिया, ना कोई मौका दिया। बिल्कुल। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आप उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे हैं और आपने लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें देखी हैं। तब के लॉ एंड ऑर्डर में और अब के लॉ एंड ऑर्डर में जो अंतर है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मान सकते हैं। तो सबसे ऊपर है तो ऊपर दो चीज़ों के, नीचे से ऊपर है या ऊपर से ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में ऊपर से सबसे ऊपर है। और मैं कोई यूँ नहीं कह रहा कि मुझे आपसे या किसी सरकार से या किसी राजनीतिक दल से कुछ प्राप्त नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना कि मुझे लोकप्रियता लेनी है या मुझे कोई ऑनरेरियम लेना है, तो मैं वही कहूँगा जो यथार्थ है। आप ये देखिए, इसी प्रदेश में जहाँ पर आप बैठी हैं, यहाँ पे दिन दहाड़े अपहरण हो जाते थे, बड़े बड़े लोगों के अपहरण हुए हैं। एडोबो के सीईओ के बेटे के अपहरण हुआ, और अपहरण एक तरीके से उद्योग बन गया था। जबरन धन वसूली, राजवीर रमाला, पहले की मुन्ना बजरंगी, रविंदर भूरा, सुशील मूछ, कितनों के नाम गिनाता चला जाऊं, मालूम पड़ता कि जैसे अंताक्षरी हो रही है। और जो प्लॉट पसंद आ गया वो हमारा, धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये ठेके पर हत्या करना, ठेके पर जबरन धन वसूलना यानी एक्सटॉर्शन, इलेक्शन में बूथ रिगिंग करना, बूथ कैप्चरिंग करवाना, जबरदस्ती ठेके ले लेना। तो जब एसटीएफ का गठन नया नया हुआ था तो वहां पर हमने एसटीएफ की टीम को भेजा, जहां खूब ठेके मिलते थे, पूर्वांचल में भी और पश्चिम में भी। तो एसटीएफ के लड़के गए, होटल में रुके और शाम को उनके कमरे में 2-4 मवाली गुंडे किस्म के आ गए। उनका आप लोग कौन है? उनका सब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, नौकरी लगी नहीं तो सोचा कुछ टेंडर डाल ले। उनका जैसे आए हो वैसे ही उल्टे पाँव चले जाओ, यहाँ तुम ठेके वेके नहीं ले सकते, यहाँ केवल इनका ही ठेका चलता है, और नहीं जाओगे 2 घंटे में तो हम आकर के तुम्हारी ऐसी सेवा करेंगे कि तुम अपने पैर पे नहीं जाओगे, फिर तुम स्ट्रेचर पे जाओगे घर। तो ये भय और आतंक ऐसा था, इस लेवल का था। वो चीज़ें ख़त्म हो गई, आपने तो सुना भी नहीं होगा जी जी, और आपने ये भी नहीं सुना होगा कि दिन दहाड़े गोलियां चल रही हों। सुना तो काफ़ी सुना होगा, देखा नहीं लेकिन होगा। बिल्कुल देखा है, लेकिन आपने अपने जीवन काल में देखा नहीं होगा, न ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहीं पर आपने देखा होगा, एक इटालियन कंपनी थी, लोगों ने लेबरर्स को बुला करके उनकी हत्या कर दी। जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर आप नेट पे जाए, नेट पर भी उसका दिया हुआ है। आए दिन इस तरीके के बवाल। और एक मोटी बात है, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। 2 बातें बहुत आलोचना प्रदेश की और पुलिस की हो रही है। पहली चीज़ बुलडोज़र के ऊपर और दूसरी एनकाउंटर के ऊपर। मैं पूछना यही चाहती हूँ सर कि अभी आप बता रहे हैं कि इतनी गुंडागर्दी थी, जो कि मैंने सुना भी है कि, या ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ गाज़ियाबाद की बात कर लेते हैं, नोएडा की बात कर लेते हैं कि लूट हो, कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती थी एक समय के बाद कि शाम का समय हो रहा है। फिर एनकाउंटर के बारे में आ जाते हैं। अभी एनकाउंटर हो जाने के बाद पुलिस ये कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की एनकाउंटर करने में, लेकिन उनके जो कपड़े होते हैं वो टी-शर्ट्स और चप्पल में एनकाउंटर कर रहे हैं। इस तरीके के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो तब की पुलिस तो गुंडागर्दी सामने से दिख जाता था कि हाँ है, अब की पुलिस कहानियाँ बुन के कर रही है। देखिए, कहानियाँ अगर बुन रही तो मैं बिल्कुल मेरा आह्वान होगा और मेरा परामर्श भी होगा, और मैं तो अनुरोध करूंगा कि जहां आपको कहानी लग रही है तो केवल कहानी न सुने, केवल कथावाचक की बातें सुन करके बिल्कुल सम्मोहित ना हो जाएं। आप उसके बारे में कार्रवाई करें, जो आप कर सकती हैं। शिकायत करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, अपराध पंजीकृत करने के लिए। और आपको कुछ करना ही नहीं, लैपटॉप खोलिए और मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ। एक बना लीजिए
और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डायरेक्टर सीबीआई, डीजीपी उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और थाने को एफआईआर लॉन्च कर दे, वो तो कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये केवल कपोल कल्पित कथा वाचन हो रहा है, तो आप उसके बारे में कार्रवाई भी करें, क्योंकि कहीं पर भी अगर एक फर्जी मुठभेड़ होती है, वो कलंक है वर्दी के ऊपर और पुलिस और प्रशासन के ऊपर। वो एक सभ्य समाज में अस्वीकार्य है, नहीं होना। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं, आपने कहा कि लोग मुठभेड़ और कपड़े बिल्कुल साफ, तो जब तक कि मान लो खून से सना हुआ, तब तक आप विश्वास नहीं कीजिए कि मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ हम लोगों ने की है, चप्पलों में भी की है, लुंगी पहन के भी की है और वेश बदल करके भी किया है। ये जिसको कहते हैं कैमोफ्लाजिंग, अपने को जो वहाँ का टेरेन हो उसकी रूपरेखा में अपने को ढाल करके, जिससे कि आप गुपचुप तरीके से गंतव्य तक पहुँच जाएं। अगर हम तलवार लगा करके सेरेमोनियल ट्यूनिक और टाई लगा के जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि कोई आपको मिलेगा नहीं, दस्तयाब नहीं होगा कोई अभियुक्त। लेकिन अगर आप जा करके, आपने सुना होगा, यहाँ तक तो सही है कि कोई मूंगफली वाला बन के बैठा है, कोई चूरन वाला बन के है, कोई फिर रद्दी वाला बन जाता है और जा करके रेकी करता है मोहल्ले की। ये बात दूसरी है कि उसने अपनी लुंगी में पिस्तौल भी खोस रखी है और सफल एनकाउंटर भी हुआ है। चप्पल पहनने के बारे में जो आलोचना है, ये अगर आज खबर आती है, मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी, और हम सब पुलिस अधिकारी हैं, और खबर आती है कि यहाँ पर चौराहे पर बदमाशों का गिरोह गोली चला रहा है, तो हमारे पास दो विकल्प है, या तो जैसे बैठे हैं वैसे उठ के चले जाएं, बिल्कुल, या दूसरा ये है कि मैं घंटी दूं और अर्दली से कहूं कि ज़रा मेरा जूता ले आओ और जूता पॉलिश कर दो और ज़रा पिस्टल में और राइफल में ज़रा तेल वेल लगा दो, और आप बताएं कितना समय लगेगा वर्दी निकालने में, पहनने में, जूता साफ करने में? 15 मिनट। वो 15 मिनट में निश्चित मानिए बदमाश हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमें बदमाश से ज़्यादा तेज दौड़ना है, ज़्यादा तेज दौड़ना है। वो ऑलरेडी हमसे 15 मिनट आगे है। 15 मिनट अगर जिस दिन हम और दे देंगे तो हम आधे घंटे पीछे हो जाएंगे। इसलिए चप्पल में हो तो चप्पल में, नंगे पैर हो तो नंगे पैर, और इसीलिए जो जैसे हैं वैसे व्यवहारिक पुलिस अधिकारी वो होते हैं। अब मैं आपको पर्चा आउट कर रहा हूँ जी जी। वो अपनी कार में एक दिन का खाना, लाई चना गुड़ बिस्किट का पैकेट और एक स्पेयर वर्दी और आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहले से कार में रहता है, और जिस वक्त उनको जाना पड़ता है बटन दबा, जैसे आपने सुन देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि बैंक लूट कैसे होती है, लुटेरे जैसे बैंक से भागते हुए आते हैं, इंजन चालू, दरवाज़ा खुला, आदमी बैठता है और गाड़ी भाग करके मौके पे पहुंच जाती है। अगर ऐसी चटकी आपने नहीं दिखाई और आप आज मौसम की जानकारी और महंगाई का हाल पूछते हुए जाएंगे, मान के चलिए बदमाश आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। बदमाश को आपको दबोच लेना है जैसे कि शेर दबोचता है, तो उसके लिए कुछ आपको शेर का व्यवहार भी करना पड़ेगा। शेर जैसे झपट्टा मारता है, तेंदुआ झपट्टा मारता है, उस तरीके से अगर चप्पल, केश विन्यास, साज सज्जा और ब्यूटी ट्रीटमेंट और परफ्यूम लगाएंगे तो कर चुके पुलिसिंग आप। बिल्कुल। कई बार सर हम फिल्मों में ये चीज़ देखते हैं कि जो पुलिस के डिसीजंस हैं वो उन्हें राजनेता चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर देते हैं। क्या असली जो लाइफ है उसमें भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है के साथ बिल्कुल होता है। और इस तरीके के जो आदेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वैधानिक, एक अवैधानिक जी। जैसे कोई राजनेता ये कहता है हम चाहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी हो, हम चाहते हैं अपराधियों के ऊपर सख्ती हो, हम चाहते हैं कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले जी। तो इसमें तो असहमत की कोई बात है नहीं। बिल्कुल। ये तो आपने अगर कहा कि आप 50 कदम चलें तो हम तो 200 कदम चलेंगे। लेकिन अगर आपने ये कहा, आपने जिनको बंद किया है डीआईजी साहब, डीजी साहब, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दीजिए जी, तो इसके दो विकल्प हैं, देख लिया जाएगा। अगर बेगुनाह तो जरूर छोड़ दिए जाएंगे, गुनहगार हैं तो मेरा आपको ये परामर्श होगा नेताजी, ये अब जेल जा चुके हैं, लिखा पढ़ी हो चुकी है, नहीं हुई तो हो जाएगी, और दोषियों को छोड़ना ये आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है और इनको जेल जाना ही पड़ेगा। तो दबाव दो तरह के हुए, एक वैधानिक, एक अवैधानिक। वैधानिक जवाब से कोई इनकार नहीं, अवैधानिक जवाब कोई भी पुलिसकर्मी जिसको अपना काम मालूम है वो कभी करेगा नहीं। अब जैसे कि अभी आपका हालिया ही मैंने एक इंटरव्यू जो है किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा था, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ये लगा कि आप ज़रा अभी जो सरकार है उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जो पूर्व डीजीपी रहे हैं या आईपीएस वगैरह रहे हैं वो राजनीति में आ जाते हैं, तो क्या आप भी राजनीति में आने के लिए मतलब या आ सकते हैं? आपकी भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी।
हर चीज़ की एक आयु होती है। देखिए, कुछ लोगों का मिजाज से ज़रूर करें, लेकिन पहली चीज़ ये है कि आपके जीवन का अभिप्राय क्या है, आप क्या प्राप्त कर लेंगे और क्या प्राप्त करने के अभिप्राय से आप जाएंगे। और आपसे पहले जो जिन्होंने जीवन अपना पूरा राजनीति को दे दिया है, उनसे आप आगे कैसे निकल सकते हैं। डीजीपी रहने के बाद अगर आप ग्राम प्रधानी या आप निंदा नहीं है, सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक जीवन की एक पड़ाव और जीवन की एक अवस्था में आकर के आपको स्वस्थ चयन आवश्यक है, बनिस्बत इसके कि एक मूर्ता का एक अपना परिचय पत्र आप तैयार कर लें। तो राजनीति में अब ये बताएं, आपने कभी सुना है कि मैं किसी राजनीतिक जलसे में कभी गया हूँ या किसी से लाभान्वित हुआ हूँ? तो अब क्या जो जब लाभान्वित अब तक नहीं हुए, तो अब क्या लाभ, किस अमृत कलश की तलाश है मुझको। लोग हमसे पूछते हैं कि आप लगता है राजनीति में जाने वाले हैं, आप संसद बनने वाले हैं, राज्यसभा में आप जाने वाले हैं। तो हमने कहा मुझे जब जहाँ जाना होगा तो परमात्मा प्रदत्त प्रज्ञा मुझे मिली है। जी जी। ये तीन तरह की चेतना होती है, मेधा, प्रज्ञा, रितंभरा। तो परमात्मा ने इतनी मेधा, प्रज्ञा, रितंभरा दी है कि मैं स्वस्थ चयन स्वयं कर सकता हूं, और आप ऐसे गली मोहल्ले के राजनेताओं के परामर्श की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। एक चीज, वर्तमान सरकार का सहयोग मैं क्यों करता हूं, क्योंकि कई सरकारें मैंने ऐसी देखी हैं जो बाहुबलियों से लाभान्वित होती थी, जो बाहुबलियों के गले लगाती थी, बाहुबलियों को आगे बढ़ाती थी। ये पहली सरकार है जिसने बाहुबलियों को आगे नहीं बढ़ाया है। ये पहली सरकार है जो अंडरवर्ल्ड से और अपराधियों से लाभान्वित नहीं हो रही है। ठीक, अब इनका अगर आप कह दें क्योंकि आपको पसंद नहीं है, आपके फरमे पे मैं फिट नहीं हो रहा हूं, तो मैं इनकी क्या बुलडोजर चलाती है, एनकाउंटर करती है। तो आप क्या समझती हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? हमारी बात आपके, मैं एक इंटरव्यू में था, वहां पर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर मेरे समकक्ष, हम लोग साहब संविधान से काम करते हैं, तो उनका आप क्या समझते हैं हम लोग डकैती डालते हैं? हम लोग संविधान से काम नहीं करते हैं? हम भी संविधान से करते हैं। और चांसलर महोदय, अगर हम संविधान से नहीं करते हैं तो आप तो चांसलर है लॉ यूनिवर्सिटी के, जरा अपने बच्चों से FIR करवा दीजिए। वो आप करेंगे नहीं, और वचनम किम दरिता, बातों से आप जो है 9 लाख की कर लीजिए। मतलब आप संविधान से चलते हैं और सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है। इसका मतलब बड़ी पीड़ा आपको हो रही है। अगर बदमाश मारा जा रहा है तो ये देखना पड़ेगा आपके इतने सगे जितने मारे जा रहे हैं, ये आपके इतने सगे क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लूट की हिस्सेदारी आपकी उनके साथ है? बड़ी पीड़ा हो रही है आपको उनके मरने पे या उनके टांग में गोली लगने से। दूसरी, बुलडोजर पे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी गया प्रज्ञा जी। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो नाजायज बिल्डिंग है, जो अतिक्रमण है, उन पे बुलडोजर चलना जायज है। मैं भी यही कह रहा हूं, किसी भी हथियार का, किसी भी इंप्लीमेंट का अगर टोटली अतिक्रमण है, नाजायज कंस्ट्रक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप उसी आलोक में डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधार पर अतिक्रमण नहीं जाएगा। हजारों करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन पे अतिक्रमण हो जाए, नाजायज बांग्लादेशी बैठा दिए जाए, मैं तो जानना चाहूंगा कौन है ये राष्ट्र विरोधी जो चाहता कि ये बसे रहिए ना, वो इनके झुग्गी झोपड़ी हटाई जाए। बिल्कुल। अगर आप भी आपके बारे में बात करें कि अगर अभी आप पुलिस सर्विस में होते तो क्या बदलाव आप करना चाहते या करते अभी के प्रशासन में, या अभी जो पुलिस हमारी प्रशासन है उसमें? मेरे 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अवगत भी कराया। सबसे पहले, प्रथम सूचना का पंजीकरण जो कि आधारशिला होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, FIR होनी चाहिए। इसके बारे में मुझे बताया गया है कि FIR में बहुत हीला हवाली होती है और कहीं कहीं किसी थानों में दुर्भाग्य से पैसे भी लिए जाते हैं, नहीं होना चाहिए। नंबर 2, महिला पुलिस कर्मियों अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो गाइडलाइंस आई हैं और जो उन गाइडलाइंस के तहत जो यौन अपराध होते हैं उसमें महिला अधिकारियों विवेचों का योगदान सर्वाधिक है, तो उसकी कमी है। नंबर 3, अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि जघन्य अपराधों में फील्ड यूनिट, बैलिस्टिक्स और फॉरेंसिक्स ये घटनास्थल पर जाएंगे जघन्य अपराधों में। ऐसी अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसका औचित्यपूर्ण और इसका समायोजन भली भांति होना चाहिए, जिससे कि विवेचना की गुणवत्ता, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो। नंबर 3, मैं चाहता हूं कि हर ऑफिसर की, जैसे हमारी, जब मैं 74 में सर्विस में आया, मेरी पहली ट्रेनिंग हुई करीब 25 साल बाद। अब मैं चाहूंगा कि प्रत्येक अधिकारी, कांस्टेबल से लेकर DGP तक, हर 6 महीने में कम से कम एक कोर्स होना चाहिए जो नए लॉज, नई टेक्नोलॉजी, नए अपराध, जैसे साइबर क्राइम है, डिजिटल अरेस्ट है, आपके इस तरीके साइबर फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हैं, ये पहले होते ही नहीं थे। अब ये जो नए नए अपराध आ रहे हैं, इसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना। दूसरी तरीके से ये है कि जो IT एनेबल्ड रोबोट, जो नई चीज़ें आ रही हैं,
जिसमें सबसे पहले आईटी एनेबल्ड एप्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इस तरीके की चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और हैकिंग एंड क्रैक, इसके बारे में जानकारी हर अधिकारी को दें। ठीक है। अब जैसे अभी हम NIU में बैठे हुए हैं और आपने शिक्षा को इतने करीब से देखा हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं अभी की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसको? मैंने 72 में MSc किया था। आप मेरे लेक्चर्स, किताब, कंटेंट और जो मैंने अपनी प्रोजेक्ट सबमिट किया था, मुझे आज तक याद है। 36 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद भी आज भी। एनाटॉमिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फॉसिल डाइकोटोर्स फ्रॉम द डेक्कन इंटरट्रेपियन बेड्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशन टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। तो आज मैं जब देखता हूँ, जब मैं हायरिंग वगैरह करता हूँ, जब बच्चे आते हैं फैकल्टी के लिए जी। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत अच्छे भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, लेकिन अधिकांश मैं देखता हूँ कि कुछ जगह इतने बड़े गैप्स आ गए हैं। अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने डॉक्टरेट की है और मैं जो बेसिक्स मुझे बताने में मुझे एक असमंजस हो रहा है, मैं अटक रहा हूँ, तो ज़रूर कोई कमी है। विशेषकर अगर मैं देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से मैंने शिक्षा ग्रहण की, ग्रेजुएशन भी किया वहाँ से, मैं ये चाहूँगा कि मैंने ये कहा कि बहुत अच्छी हमारी शिक्षा पद्धति है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयबिलिटी को ले आए। दूसरी चीज़, जो अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। ये वन डे मेमोरी नहीं, वन डे मेमोरी नहीं कि आज हमने पढ़ लिया, एग्जाम लिख लिया, एग्जाम के बाद मेमोरी इरेज हो जाए। जो मुझे दिखाई ये पड़ रहा है कि एग्जाम के बाद 50% मेमोरी का जो इरोजन है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मान लीजिए MA किया है, PhD भी किया है। इंग्लिश लिटरेचर में PhD भी किया है, शेक्सपियर पे किया है। और अगर मुझे शेक्सपियर की 5 लाइनें नहीं आती हैं और मुझे बाद में शेक्सपियर की स्पेलिंग भी नहीं आती है, तो प्रश्न तो उठेंगे, भाई किस तरीके का आपने मास्टर्स किया और किस तरीके की PhD की आपने। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि गुणवत्ता में, सबसे पहले गुणवत्ता में, आपने याद सुना होगा कि आपके ग्रैंडफादर वगैरह हाई स्कूल में होते थे। तो MA के बच्चों की जब चिट्ठी आती थी इंग्लिश में, मेरे साथ भी हुआ था कि पिताजी हमारी चिट्ठी मारे डर के हमने लिखते हैं कि जब लिखते थे लाल रोशनाई से वो 10 गलतियां निकालते थे कि ये ऐसा, ये वर्ड उचित नहीं है, या पंक्चुएशन गलत है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तब के लोग जब हाई स्कूल पास होते थे तब भी MA की, मास्टर्स की गलतियां निकालने में समर्थ थे, सक्षम थे। और जो उनके सामने जब बोलते थे, कहते थे प्रोनाउंसिएशन। जैसे एक बच्ची ने कहा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई बेबी बॉय, तो उनका, यू एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नॉट अ बेबी बॉय। ये तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब ये न्यूएंसेस जब प्रोनाउंसिएशन होता है, द टीचर नहीं, द टीचर, तो प्रोनाउंसिएशन को चेक कर लेना, हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें, टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। Okay. And you should not have memory. Once you do masters, that is a profession. And that if you are a profession, it should be with you for a lifetime. Thank you so much, sir. आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. Thank you. तो ये थी पूरी जानकारी और हमने लगातार जो है कई अधिकारियों से बात की है और सर से आज जो ख़ास जानकारी मिली है, उस पुलिस कर्मी की जो लाइफ होती है उसके अंदर हमने जाके देखा है, और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पहले और अब की पुलिस में क्या अंतर है, इस पर भी चर्चा हुई है। आपका क्या कमेंट होगा, इसे हमें ज़रूर बता सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।